बालों का कलर ब्लैक कैसे है? मेरे बालों का कलर ब्लैक इसलिए है क्योंकि मेरे बॉडी के अंदर बालों को ब्लैक कलर देने वाला पिगमेंट प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ये सारा खेल किसका है? उस प्रोटीन का है जो कि मेरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और जिसकी वजह से मेरे बाल क्या हो गए हैं? ब्लैक कलर के। अब भैया ये प्रोटीन मेरी बॉडी के अंदर किसने बनाया? तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भर प्रोटीन्स होते हैं उनको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ जीन्स। क्या? जीनी नहीं, जीन्स। तो जीन जो होते हैं वो छोटे छोटे से डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं जिनके पास कोडिंग इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कोडर लोग कोडिंग करते हैं ना, और जो वो लोग जिस तरीके का भी कोड लिखते हैं उस तरीके का रिजल्ट उनके सामने होता है। वैसे ये जो जीन होते हैं ये एक तरीके के कोडर होते हैं और इन जीन कोडर के पास हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन्स बनने हैं उन सारे प्रोटीन्स को बनने की इंफॉर्मेशन होती है, कोडिंग इंफॉर्मेशन होती है। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैडम के अंदर ये जो जीन है इस प्रोटीन को बनाने वाला आखिर ये कहां से आया? तो ये आया है मेरे मम्मी और मेरे पापा से। हम लोगों ने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो डीएनए होता है वो 50% डीएनए फादर से ट्रांसफर होता है और 50% डीएनए मदर से ट्रांसफर होता है और उसी डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये जीन्स और इन्हीं जीन के पास प्रेजेंट होती है कोडिंग इंफॉर्मेशन। तो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ आज हेरिडिटी चैप्टर की और ये सबसे छोटा सा चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर के अंदर आप लोग अगर ध्यान से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लोगे देन सबसे बढ़िया नंबर यहीं से बना कर आओगे। कैसे? आप लोगों को स्टार्ट करते हैं हम इसी शब्द से हेरिडिटी। और हेरिडिटी का मतलब सीधा सीधा आप दिमाग में ये बिठा लो कि आपके माँ बाप के गुण आपके अंदर, यानी कि ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर्स। ट्रेट्स का मतलब सीधा सीधा शब्द है, ट्रेट्स थोड़ा सा भारी लग रहा है। ट्रेट्स का मतलब होता है कैरेक्टर्स और कैरेक्टर्स का मतलब होता है गुण, यानी कि गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। ऑलराइट, जैसे आप लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर जो जीन्स थे वो डीएनए उन्होंने किसके अंदर ट्रांसफर किया? आपके पेरेंट्स के अंदर। तो वो जो जीन थे जो ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर थे उन जीन को एक्सप्रेस करने वाले जो कैरेक्टर्स थे वो किसके अंदर दिखाई देंगे? आपके पेरेंट्स के अंदर। वैसे ही आपके जो पेरेंट्स होंगे उनके अंदर से जो जीन्स ट्रांसफर होंगे आपके अंदर और वो जो जीन होंगे वो जिस भी ट्रेट को, जिस भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे वो आपकी बॉडी के अंदर दिखाई देगा। तो इसलिए आप लोगों ने कभी कभार ऐसा देखा होगा कि अगर मम्मी के बाल कर्ली हैं, अगर मम्मी के बाल ब्लैक कलर के हैं तो जो डॉटर होती है, बिटिया होती है, उसके भी बाल पूरे पूरे ब्लैक होते हैं। क्यों? क्योंकि बालों को ब्लैक करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोटीन। और वो प्रोटीन को बनाने की कोडिंग इंफॉर्मेशन किसके पास है? जीन के पास। और ये जो जीन होगा ये कहां से आते हैं? फ्रॉम आवर पेरेंट्स। तो ये जो कंसेप्ट होता है इसी को, इस प्रोसेस को ही हम लोग नाम देते हैं, वी कॉल इट हेरिडिटी। ऑलराइट, समझ में आ गया? अब हेरिडिटी नाम का जो कंसेप्ट है और एक और कंसेप्ट होता है इसी के अंदर वेरिएशन नाम का। वेरिएशन का सीधा सीधा मतलब होता है डिफरेंसेस। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंसेस। हम लोगों ने देखा है, जैसे आप लोग अगर अमीबा की बात करो, अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि बाइनरी फिजन नाम के प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि भैया 4 अमीबा मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं और इन 4 अमीबा में से मैंने उन चारों के नाम भी रख दिए, थोड़ी देर बाद मैंने आपको बोला कि जाओ बाहर घूम के आओ एंड देन यू विल कम बैक, और मैं आपसे बोलूं कि भैया कौन सा वाला कौन सा है, पहचानो नाम से, तो क्या आप उसको पहचान सकते हो? नो, क्योंकि वो जो अमीबा है वो सारे के सारे अमीबा एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। देयर इज नो डिफरेंस। सो जहां पर डिफरेंस नहीं होता, जहां पर वेरिएशन नहीं होता, वहां पर हम चीजों को पहचान नहीं पाते। देयर इज नो रिकॉग्निशन। चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है, कंफ्यूजिंग हो जाती है। सो
आप लोगों को अगर मैं ये बोलूं कि आप लोगों को आपका दोस्त है वो गुम गया है और 1000 आदमी मैं खड़ा कर दूं उसके बीच में आपका दोस्त है, तो क्या आप उसको पहचान लोगे? बिल्कुल पहचान लोगे, क्योंकि आपका जो दोस्त है उसकी शक्ल बाकी सारे लोगों से बिल्कुल अलग है। और उसकी शक्ल ही नहीं, उसका जो डीएनए है, उसकी बॉडी के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है वो भी बाकी सारे लोगों से अलग है। तो आप उसको आसानी से पहचान लोगे क्योंकि उन डिफरेंसेस की वजह से, बिकॉज ऑफ दोज वेरिएशंस। ऑलराइट, तो जिस भी सब्जेक्ट के अंदर हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में बात करते हैं, उस ब्रांच को बायोलॉजी की वी कॉल जेनेटिक्स। यानी कि जेनेटिक्स वो ब्रांच है बायोलॉजी की, वो ब्रांच है साइंस की, जिसके अंदर हम लोग हेरिडिटी, ट्रेड्स का ट्रांसमिशन पीढ़ी दर पीढ़ी, और वेरिएशन जो डिफरेंसेस होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे अराइज होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज जेनेटिक्स। ऑलराइट, सो लेट्स मूव फर्दर। जीन्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके, जीन क्या होते हैं और ये जीन्स आते कहाँ से हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं से तो आ रहे होंगे, हवा में उड़ के थोड़ी ना आ जाएंगे। सो नाउ मेंडल नाम का एक व्यक्ति था, और मेंडल नाम का जो व्यक्ति था उन्होंने 2 बार क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए वो बैठे, लेकिन दोनों बार वो फेल हो गए। उसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो एक मॉन्टेसरी में गए, और उस मॉन्टेसरी में क्योंकि वैकेंसी खाली नहीं थी तो उस मॉन्टेसरी में उनको सब्स्टिट्यूट टीचर की तरह रख लिया। अब जब भी उनको थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता था, ग्रेगर जॉन मेंडल की बात कर रहे हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रेगर जॉन मेंडल। और ग्रेगर जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स कैसे बने, क्या काम किया उन्होंने? तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर अ क्वालिफाइंग एग्जाम, लेकिन 2 बार उन्होंने क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, लेकिन वो फेल हो गए दोनों बार। अब उनको कुछ भी नहीं सूझा तो उन्होंने क्या किया, वो मॉन्टेसरी चले गए एक स्कूल के अंदर, और वहां क्योंकि वैकेंसीज नहीं थी तो उनको सब्स्टिट्यूट टीचर की तरह वहां पे उन्होंने रख लिया। अब ग्रेगर जॉन मेंडल को जब भी फ्री, उनका बहुत रुचि था बायोलॉजी के अंदर, तो जब भी उनको थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता तो वो अपने एक्सपेरिमेंट्स वाले काम में लग जाते थे। तो धीरे 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 उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को आगे प्रोसीड करना चालू किया, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किस पर किए थे? पाइसम सेटाइवम पर, यानी कि पी पर, मटर पर। सो ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर का बगीचा उसी मॉन्टेसरी के अंदर लगा लिया, और उस मटर के बगीचे में जो मटर के फ्लावर्स आते, मटर के प्लांट थे, मटर के जो सीड्स थे, सीड के ऊपर जो कोट होता है, इन सारे कैरेक्टर्स के ऊपर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स करना चालू किया। और वो जो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे उनके लिए बाद में, यानी कि उनके जब वो जीवित थे तब तो उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला, लेकिन बाद में उनको उस काम के लिए नोबेल प्राइज मिला था। वो इतना बढ़िया काम था मेंडल का। तो आप लोगों ने यहाँ पर कुछ सीखा कि वो फैसिलिटीज भी नहीं थी उनके पास, ना इक्विपमेंट्स थे, ना जो रिसर्च के लिए सामान होता है वो था। एक मॉन्टेसरी के अंदर उन्होंने बगीचा लगा लिया और अपने एक्सपेरिमेंट्स वहीं पे करने लगे, कीन ऑब्जर्वेशन के साथ। तो उनके पास ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जितनी भी चीजें उनके पास अवेलेबल थी उतनी ही चीजों को यूटिलाइज करके इतना बढ़िया काम किया। एंड व्हाट डू पीपल डू? वो सिर्फ उन चीजों पर फोकस करते हैं जो उनके पास नहीं होती है। अगर ग्रेगर जॉन मेंडल ने उन सारी फैसिलिटीज के बारे में सोचा होता या उन सारी कमियों के बारे में सोचा होता जो उनके पास नहीं थी, तो क्या आज जेनेटिक्स का विषय हम लोगों के पास होता? बिल्कुल नहीं होता। सो ट्राई टू फोकस मोर एंड मोर ऑन द थिंग्स जो कि आप लोगों के पास अवेलेबल है। ऑलराइट, सो अब स्टार्ट करते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अगर पूछा जाए कि ये जो हेरिडिटी का काम है पूरा, इसकी स्टार्टिंग हुई थी मेंडल से, ग्रेगर जॉन मेंडल, एंड स्टार्टिंग उनसे हुई थी और उनका काम इतना बढ़िया था कि उनको नोबेल प्राइज भी मिला, एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब मेंडल का काम किस पर था? ग्रेगर जॉन मेंडल का काम था हमारा पाइसम सेटाइवम पर।
PISUM, पाइसम SATIVUM, ये मटर का साइंटिफिक नेम है। दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी। जब भी आप लोग कोई साइंटिफिक नाम लिखोगे अपने आप से, तो आप लोगों को 2-3 चीजों का बहुत ध्यान रखना है। कोई भी जो साइंटिफिक नाम होता है वो 2 वर्ड से मिलकर के बनता है। यहाँ पर आप लोगों को 2 वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन। सो फर्स्ट वर्ड का जो पहला लेटर होगा साइंटिफिक नाम में, वो हमेशा कैसा होगा? कैपिटल। तो यहाँ पर पाइसम का पी इज कैपिटल। ऑलराइट, तो ये जो हमारा पहले वर्ड का पहला लेटर होता है साइंटिफिक नेम में, दैट इज ऑलवेज कैपिटल। एंड दूसरे टर्म का जो पहला लेटर होता है दैट इज ऑलवेज स्मॉल। तो सेटाइवम का जो एस है दैट इज स्मॉल। तो यहाँ पर ये जो पाइसम होता है ये रिप्रेजेंट करता है जीनस के नाम को, उस स्पीसी के जीनस के नाम को, मटर के जीनस के नाम को। और सेटाइवम जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है उसकी स्पीसीज के नाम को। ऑलराइट, सो मटर का साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम। एंड जब भी आप किसी भी साइंटिफिक नाम को लिखोगे तो उसका जो जीनस का लेटर होगा, उसका जीनस का जो वर्ड होगा, उसका पहला लेटर शुड ऑलवेज बी कैपिटल। एंड जब हम स्पीसीज का नाम लिखेंगे तो उसका जो पहला लेटर होगा टर्म का, दैट शुड ऑलवेज बी स्मॉल वन। एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये होती है साइंटिफिक नेम्स को लिखने के टाइम पे कि भाई ये जो शब्द होते हैं ये लेटिन, क्योंकि ये ग्रीक में काम हुआ था, ग्रीक कंट्री में काम हुआ था और ग्रीक की जो लैंग्वेज है दैट इज लेटिन। तो लेटिन के अंदर अगर कंप्यूटर लिख के देता है, बुक में आप लोगों ने देखा होगा टेढ़े टेढ़े लेटर्स लिखे हुए होते हैं साइंटिफिक नाम के, लेकिन आप लोग तो लेटिन नहीं लिख सकते हो। तो जब हम लोग किसी भी साइंटिफिक नाम को लिखते हैं तो हम लोग उन नाम को, जो भी 2 टर्म है उस साइंटिफिक नेम के अंदर, उनको अलग अलग वापस से जोर दे रही हूँ, अलग अलग हम उनको अंडरलाइन करते हैं, एक साथ नहीं। अगर आप उसको ऐसे अंडरलाइन कर लोगे एक साथ, इस जीनस और स्पीसीज के नाम को एक साथ अंडरलाइन कर दिया, देन वहां पे कट्टम लग जाएगा। दैट इज द रॉन्ग वे। सो व्हाट इज द राइट वे? राइट वे इज कि भाई पाइसम और सेटाइवम को अलग अलग हम लोगों को अंडरलाइन करना है, लाइक दिस इज द राइट वे। ऑलराइट, सो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो अपना काम किया था वो किया था पाइसम सेटाइवम पर। उन्होंने उसी मॉन्टेसरी के अंदर बहुत सारे मटर के पौधे लगा लिए एंड ही डिड ऑल द एक्सपेरिमेंट्स, ही डिड ऑल द रिसर्च वर्क ऑन दोज पी प्लांट्स जो उन्होंने अपने गार्डन के अंदर लगाए थे। और अल्टीमेटली जो मेंडल थे, न्यूटन की तरह मेंडल ने भी अपने 3 लॉज दे दिए। और वो 3 लॉज क्या थे? द फर्स्ट लॉ वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस। दिस इज द फर्स्ट लॉ, वी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। द सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड द थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसे न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ जैसे न्यूटन ने अपने 3 लॉज दिए हैं, वैसे ही जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने भी अपने 3 लॉज दिए हैं, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। और कौन कौन से लॉज हैं इनहेरिटेंस के? नंबर 1 इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, नंबर 2 इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड द नंबर 3 इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या क्या होता है इन लॉज के अंदर? विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। लेकिन हम क्योंकि जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, देन हम लोगों को कुछ स्पेसिफिक टर्म पता होने चाहिए। जैसे आप लोगों को डोमिनेंट शब्द बहुत बार दिखाई देगा इसके अंदर, आप लोगों को बहुत सारे टर्म्स लाइक जीनोटाइप बहुत बार दिखाई देगा, फिनोटाइप नाम का शब्द बहुत बार दिखाई देगा, रिसेसिव नाम का शब्द बहुत बार दिखाई देगा। सो वी नीड टू नो अबाउट द मीनिंग्स ऑफ दीज टर्म्स, इनके मतलब पता होने चाहिए, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द टर्मिनोलॉजी नाउ। हम लोग बात कर लेते हैं टर्मिनोलॉजी की। टर्मिनोलॉजी के अंदर हम लोग क्या सीखते हैं कि भाई जो शब्द यूज होने वाले हैं हेरिडिटी चैप्टर के अंदर, जेनेटिक्स विषय के अंदर, वो टर्म्स का मतलब क्या होता है, दैट इज नोन एज टर्मिनोलॉजी। तो फर्स्ट जो शब्द आप लोगों को बार बार दिखाई देगा दैट इज डोमिनेंट। मुझे लिखने दो इसको, लेट मी राइट, डोमिनेंस और डोमिनेंट। एंड सेकेंड वन आपको दिखाई देगा रिसेसिव। तो इसको आप लोग ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, यानी कि वो बोलते हैं और वो किसी को बोलने नहीं देते हैं। तो ऐसे लोग, उन लोगों को हम लोग क्या कहेंगे? वी यूजुअली कॉल देम डोमिनेंट वन, राइट? कि बस मैं बोलूंगा, मैं बात करूंगा।
सो दोज आर द पीपल जो बाकी लोगों को दबा देते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दोज पीपल आर नोन एज डोमिनेंट पीपल। वैसा ही होता है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर जो जीन्स होते हैं वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। पहली फॉर्म होती है डोमिनेंट फॉर्म और दूसरी फॉर्म होती है रिसेसिव फॉर्म। तो अगर कोई जीन हमारी बॉडी के अंदर डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। वो रिसेसिव से बोलेगा भाई तू नीचे रह, तुझे एक्सप्रेस नहीं होना है, मैं एक्सप्रेस होऊंगा क्योंकि मैं डोमिनेंट हूं। सो डोमिनेंट आर द पीपल जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और किसी की बात नहीं सुनते हैं। ऑलराइट, सो अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी भी प्रोटीन का कोई डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। लेकिन अगर किसी प्रोटीन का रिसेसिव जीन प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, रिसेसिव कैरेक्टर्स, रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव जीन्स क्या होते हैं? रिसेसिव जीन्स होते हैं जो लोग शाय होते हैं, जो लोग थोड़े से डरे हुए होते हैं, स्कैर्ड होते हैं, दे फील शाय, शर्मीले काइंड के होते हैं। सो दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो रिजल्ट क्या होता है? जब वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो वो दिखाई भी नहीं देते हैं, यही तो होता है। तो वैसा ही हमारी बॉडी के अंदर भी होता है कि अगर किसी प्रोटीन को बनाने वाला जीन आपकी बॉडी के अंदर रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है, रिसेसिव जीन प्रेजेंट है, तो उस तरीके का जो कैरेक्टर होगा, जिस कैरेक्टर को, जिस प्रोटीन को वो जीन बना रहा होगा, वो प्रोटीन हमारी बॉडी में नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि रिसेसिव जीन इतना दुर्बल है कि उसने अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं किया। वो इतना शाय है कि उसने अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं किया। एक्सप्रेस कौन करता है? डोमिनेंट। तो ये दो शब्द हमको बार बार दिखाई देंगे, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, और जब कोई अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है तो वो दिखाई देता है। वैसे ही अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी भी चीज का डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो आपकी बॉडी के अंदर वो प्रोटीन, वो कैरेक्टर दिखाई देगा। लेकिन अगर किसी का रिसेसिव जीन प्रेजेंट है तो वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि रिसेसिव जीन आर नॉट कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, राइट? सो दिस इज द कंसेप्ट। नाउ दो और टर्म होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं चैप्टर के अंदर। द थर्ड वन इज फिनोटाइप एंड द फोर्थ वन इज जीनोटाइप। नाउ व्हाट डज दे मीन? इनका मतलब होता है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। सीधा सीधा ऐसे समझ लो कि जीनोटाइप का मतलब होता है जीन्स से, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके के जीन्स प्रेजेंट हैं वो होता है हमारा जीनोटाइप। और उन जीन्स की वजह से किस तरीके के कैरेक्टर्स हमारी बॉडी के अंदर आ रहे हैं। जैसे किसी के बाल अगर काले हैं तो वो काले क्यों हैं? क्योंकि उसके बॉडी के अंदर बालों को काला करने वाला पिगमेंट, प्रोटीन प्रेजेंट है। और वो प्रोटीन कैसे प्रेजेंट होगा? जीन की वजह से, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर उस प्रोटीन को बनाने वाला जीन प्रेजेंट है। तो अगर हम उस जीन की बात करेंगे तो हम बोलेंगे दैट इज द जीनोटाइप ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, राइट? और उस जीन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो भी कैरेक्टर दिखाई देता है, जो भी ट्रेट दिखाई देता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। तो अब मैं आप लोगों से अगर ये क्वेश्चन पूछना चाहूं कि क्या फिनोटाइप जीनोटाइप को इम्पैक्ट कर सकता है या फिर केवल जीनोटाइप ही फिनोटाइप को इम्पैक्ट करता है? सोच कर देखो, क्या कोई प्रोटीन जीन को इम्पैक्ट कर सकता है या फिर जीन ही किसी प्रोटीन को इम्पैक्ट कर सकता है? सेकंड वन इज करेक्ट। व्हाई सेकंड वन इज करेक्ट? अभी हम लोगों ने सीखा था कि भाई कोडिंग इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? जीन्स के पास। जीन्स है कोडर। तो जिस तरीके की इंफॉर्मेशन उन जीन के पास होगी उस तरीके का प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर बनेगा। तो प्रोटीन जैसा बनेगा वैसा हमारे बाहर का अपीयरेंस दिखाई देगा। तो जैसा जीन प्रेजेंट होगा बॉडी के अंदर वैसा ही कैरेक्टर बनेगा, वैसा ही प्रोटीन बनेगा। तो यानी कि जीनोटाइप जो होता है वो कंट्रोल करता है फिनोटाइप को। फिनोटाइप डजंट कंट्रोल जीनोटाइप, ओनली जीनोटाइप कंट्रोल्स फिनोटाइप। गुड। जो जीनोटाइप का मतलब जीन से एंड फिनोटाइप का मतलब जो एक्सटर्नल अपीयरेंस दिखाएगा इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट, that is known as the phenotype of that organism. इसके बाद ये टर्मिनोलॉजी है
जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। दीज आर द 4 टर्म्स जो कि बार बार देखने को मिलेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई मैंडल ने जब अपने रिसर्च पे जब वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, अपना रिसर्च वो आगे बढ़ा रहे थे, तो उन्होंने उन मटर के पौधों के अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे अपने रिसर्च वर्क के लिए। तो वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है, कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव है, ये भी पता होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि प्लांट के साइज की, यानी कि जो मटर के पेड़ उन लोगों ने उगाए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो मटर के पौधे उगाए थे, उन पौधों के अंदर उन्होंने एक ट्रेट कंसीडर किया था एक्सपेरिमेंट के लिए, वो था प्लांट का साइज। और प्लांट का साइज जब ट्रेट कंसीडर किया तो भैया प्लांट का साइज या तो वो पौधा बड़ा होगा, लंबा होगा, टॉल होगा, या फिर वो बौना रह जाएगा, शॉर्ट होगा, ड्वार्फ होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो टॉल कैरेक्टर है दैट इज द डोमिनेंट वन, क्योंकि उसके फुलवाड़ी के अंदर, उसके बगीचे के अंदर ज्यादातर जो प्लांट्स थे, ज्यादातर जो पौधे थे वो कैसे थे, लंबे थे, बौने तो कुछ कुछ ही थे। तो जो चीज ज्यादा एक्सप्रेस हो रही है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, हम उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट डोमिनेंट, राइट। तो प्लांट का जो टॉलनेस वाला कैरेक्टर है दैट इज डोमिनेंट, लेकिन कुछ कुछ पौधे वहां पर बौने भी दिखाई दे रहे थे, दैट मीन्स ड्वार्फ। तो ड्वार्फ क्योंकि कुछ ही थे, तो कुछ जो चीज होती है दैट इज द रिसेसिव वन। ऑलराइट, सो एक सेकेंड इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ऊपर वाला ये वाला जो कंटेंट दिखा रहा है आप लोगों को, ऊपर वाला ये वाला जो रो में लिखे गए हैं, ये सारे कैरेक्टर्स हैं डोमिनेंट कैरेक्टर्स, और ये जो नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पर लिखे हुए हैं दीज आर द रिसेसिव कैरेक्टर्स। ऑलराइट, सो उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे। उन 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में उन्होंने क्या क्या लिया, प्लांट का साइज लिया। अब प्लांट के साइज में डोमिनेंट फॉर्म होगा टॉल और रिसेसिव फॉर्म होगा ड्वार्फ। दूसरा लिया फ्लावर का लोकेशन, कि भैया फूल कहाँ लग रहा है। तो अगर फूल बिल्कुल टिप पर लग रहा है तो उसको नहीं, फूल अगर बीच में लग रहा है देन वो एक्सियल, और अगर ऊपर लग रहा है बिल्कुल टिप पर तो उसको नाम दिया टर्मिनल, एंड दैट इज द रिसेसिव फॉर्म। वैसे ही फ्लावर कलर पर्पल, व्हाइट। पोड कलर, यानी कि पोड मतलब कि जिसके अंदर मटर का जो ऊपर वाला कोटिंग होता है, जिसके अंदर मटर रखी हुई होती है, उसको बोलते हैं पोड। सो पोड कलर, ग्रीन इज द डोमिनेंट वन एंड येलो इज द रिसेसिव वन। पोड का शेप इन्फ्लेटेड होगा, अगर इन्फ्लेटेड है दैट इज द डोमिनेंट वन, अगर कंस्ट्रिक्टेड है यानी कि सिकुड़ा सा है दैट इज द रिसेसिव वन। सीड कलर, अगर येलो है दैट इज द डोमिनेंट वन, ग्रीन है दैट इज द रिसेसिव वन। एंड लास्ट वन इज सीड का शेप, द 7th वन इज सीड का शेप, कि भैया सीड का शेप कैसा होगा, अगर बिल्कुल राउंड है तो वो है डोमिनेंट कैरेक्टर, लेकिन अगर सिकुड़ा सा है, भद्दा सा है, देन वो है हमारा रिंकल्ड कैरेक्टर, दैट मीन्स द रिसेसिव फॉर्म। ऑलराइट, सो दीज आर द 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो कि मैंडल ने इन्हीं 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पर अपना जो एक्सपेरिमेंट था, अपने जो रिसर्च वर्क थे, वो सारे इन्हीं 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पर किए थे। ऑलराइट, सो यहाँ पर लिख भी लो, दीज आर द 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ मेंडल का काम वाले कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। सो व्हाट आर डोमिनेंट ट्रेट्स, अभी बताया था मैंने, डोमिनेंट ट्रेट्स वो होते हैं जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं और बाकी लोगों को एक्सप्रेस नहीं होने देते। लाइक उनके अंदर थोड़ी सी बुलिंग करने वाली भी कैपेबिलिटी होती है कि भैया हम सबसे बड़े हैं एंड वी वोंट लेट एनीवन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अस, लाइक दैट। सो डोमिनेंट ट्रेट वो ट्रेट्स होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं, लेकिन दूसरे ट्रेट्स होते हैं रिसेसिव, और रिसेसिव ट्रेट्स वो होते हैं जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, यानी कि वो कम नंबर में देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम इन 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के अंदर देखें तो ये जो ऊपर वाला हमारा पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डोमिनेंट कैरेक्टर्स को, और नीचे वाला ये वाला जो पार्ट है पूरा ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिसेसिव कैरेक्टर्स को, यानी कि कुछ ही पौधों के अंदर ये कैरेक्टर्स देखे गए थे। ज्यादा पौधों के अंदर कौन से कैरेक्टर्स देखे गए थे, ये ऊपर वाली रो वाले। गुड, तो डोमिनेंट जो एक्सप्रेस कर सकते हो एंड रिसेसिव जो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो।